हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधि मान क्लासेस। ये पर्टिकुलर वीडियो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो यूनिट है 5th क्लास 11th की एनसीईआरटी, और मैं क्लास 11th की और क्लास 12th की दोनों एनसीईआरटी कवर करने वाली हूँ। तो क्लास 11th की जो फिजियोलॉजी यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 5, उसमें ये चैप्टर आते हैं। वन इज डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। तो एक के बाद एक मैं वीडियो बनाऊंगी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर। जो हम फूड लेते हैं उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। एनर्जी प्रोवाइड जो होती है वो किस चीज में यूज होती है? दैट इज यूज्ड फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। सो टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर देयर ऑफ फूड। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एनर्जी एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिपेयर ऑफ टिश्यूज। डाइजेशन, अगर हम फूड की बात करें, हम डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं, उनके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज फूड आइटम्स जो होते हैं, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड दे आर लार्जर इन साइज। अगर मैं मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करूं, और वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये लार्जर क्वांटिटीज में फूड के प्रेजेंट होते हैं। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो वो कौन से होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। उसके बाद आता है वाटर। वाटर भी हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर हम वाटर की बात करें, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल दैट वाटर प्लेस, तो दो इंपॉर्टेंट रोल वाटर के होते हैं। पहला होता है कि वो जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में, उसमें वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ ऐसी प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वाटर के बिना कोई वो प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएंगे विदाउट द यूज ऑफ वाटर। सो वाटर इज वेरी वेरी क्रूशियल। सेकेंड इंपॉर्टेंट है हमारी जो डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, पानी की कमी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। ऑब्वियस सी बात है, वाटर जो है प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को। उसके बाद आता है डाइजेशन। ये चैप्टर ही क्या है? डाइजेशन है। अगर हम कोई भी फूड ले रहे हैं दैट इज नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन अवर बॉडी, वो फूड कॉम्प्लेक्स फूड होता है और वो फूड फिर स्मॉलर और सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। सो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डाइजेशन कहते हैं। ओके, सो डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, जो कि बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस इज डाइजेशन। आई हैव डिफाइंड क्लियरली द टर्म डाइजेशन। उसके बाद आता है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर इज ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो मैं अलग अलग ऑर्गन के बारे में, ये जो पिक्चर है हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये कौन कौन से पार्ट एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ से हम फूड को ले रहे हैं। उसके बाद आता है बकल कैविटी। ये जो बकल कैविटी होती है ये पोर्शन होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर बकल कैविटी के जो अपर पार्ट होता है वहां पर एक ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। वो ईयर के साथ भी उसका कुछ कनेक्शन होता है, और जो ग्लैंड्स का पार्ट है वो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मैं कवर करूंगी। पहले हम सिंपल एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उनके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनके नाम क्या हैं, वो बेसिक चीज है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद बकल कैविटी है। जो बकल कैविटी है उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी भी इसको कहते हैं। अब जो ये ओरल कैविटी होती है, माउथ से फूड आइटम जो है वो जो बकल कैविटी है उसमें जाएगा। उसके बाद ये ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है
जो कि हमारे स्टमक को हमारी बकल कैविटी से जोड़ने का काम करती है। सो दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, और जो हमारा जो चेस्ट का रीजन होता है वहां पर ये लॉन्ग ईसोफेजियल ट्यूब प्रेजेंट रहती है। अब जो ईसोफेगिस होता है उसके बाद जो है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज फेरिंग्स में भूल गई बताना, फेरिंग्स पार्ट आता है बकल कैविटी के बाद। अब फेरिंग्स ही एक इकलौता पार्ट होता है जहां से फूड और जो एयर है वो दोनों जा सकते हैं। फूड और एयर दोनों कहाँ से जा सकते हैं? फेरिंग्स से जा सकते हैं। उसके बाद डिमार्केशन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगिस आता है, और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें उसमें आता है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस है वो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में बताऊंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में बताऊंगी। सिंपल चीज समझ लेते हैं कि जो ट्रैकिया है वो एयर का पैसेज कराता है टू द लंग्स। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं हम ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर होता है एक कवरिंग होती है ग्लॉटिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जहां पर भी टर्म एपी आ जाता है ना, उसका मतलब ये है उसके ऊपर कोई चीज प्रेजेंट है। तो ग्लॉटिस की कवरिंग क्या होती है? एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस जो है वो फूड को प्रिवेंट करता है कि वो ग्लॉटिस के अंदर ना जाए। तभी हमें जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ खा रहे हैं और हमें एकदम से खांसी आ जाती है, तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि हमारा बाय चांस जो है फूड हमारे किस में चला गया है? ग्लॉटिस में चला गया है, और वो एक तरीका होता है उस फूड को बाहर निकालने का। तो वहां पर क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है। तो ये वाला पोर्शन मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बताऊंगी। अब ये देख लेते हैं, ईसोफेगिस के बाद क्या आता है? हमारा स्टमक आता है। स्टमक जो है वो जे शेप्ड होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, वन इज कार्डियक, फंडिक, और तीसरा पार्ट होता है पिलोरिक। कार्डियक ये जो पार्ट है ये यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब इसका जो डिस्टेंस है हार्ट से वो बहुत ही क्लोज होता है, ज्यादा दूरी पर नहीं रहता है हार्ट से, इस वजह से इसका नाम पड़ गया कार्डियक। जो भी चीजें हार्ट से रिलेटेड होती हैं दे आर उनका जो नाम होता है वो कार्डियक की उसमें हम ले लेते हैं। जैसे ये पार्ट हो गया कार्डियक। फिर आता है फंडस, ये जो पार्ट होता है ना फंडिक, वहां पर गैसेस प्रेजेंट रहती है। फिर थर्ड पोर्शन जो स्टमक का होता है वो होता है पिलोरिक। तो हम याद कर सकते हैं कार्डियक, फंडिक एंड पिलोरिक, CFP, ये स्टमक के पार्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फूड इज गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। वेस्ट इज गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी, सॉरी। सो स्टमक के बाद जो है वो हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन काफी ज्यादा लार्ज होती है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है। इसका एग्जैक्ट जो है वो कितना ये होता है, फुटबॉल कोर्ट का कुछ है रिलेशन इसमें, वो आप देख लेना। एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है, देखते हैं। उसके बाद आता है डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो पोर्शन होता है ना वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड रहता है। डिओडेनम जो है वो यू शेप्ड ऑर्गन रहता है। यहाँ पर एक तरीके का जब स्टमक और डिओडेनम की ओपनिंग होती है ना, जहां पर मतलब जो फूड है वो स्टमक से डिओडेनम में जब जाता है तो वहां पर भी एक तरीके का स्फिंक्टर होता है। और यहाँ पर जो ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है और स्टमक है, उसके बीच में भी एक तरीके का स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर से हम क्या समझते हैं? मस्कुलर स्फिंक्टर से क्या समझते हैं? एक तरीके की ओपनिंग होती है, उसके ऊपर एक तरीके का कवरिंग होती है जो कि फूड के आने पर ओपन हो जाती है। तो ईसोफेगस से स्टमक में जब फूड जाएगा तो ये ओपनिंग होती है, ये खुलती है, और देन फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। In the same way, the food enter in the duodenum by the help of this sphincter that is called pyloric sphincter. So यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर का नाम होता है pyloric sphincter। याद करना आसान है क्योंकि ये जो लास्ट पोर्शन है स्टमक का उसको पिलोरिक कह रहे हैं, तो इजी बात यह है कि ये वाला स्फिंक्टर भी पिलोरिक स्फिंक्टर होता है। यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है उसका नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक,
सो ये दो स्फिंक्टर याद हो गए। उसके बाद जो है ये पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का कवर हुआ। अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, वन इज सीकम, सेकेंड इज कोलोन एंड थर्ड इज रेक्टम। अब जो सीकम होता है वो ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक से क्या समझते हैं हम कि एक पार्ट जो है, एक ओपनिंग जो है वो उसकी क्लोज रहती है, मतलब ये यहाँ पे जो है ना ओपन नहीं हो पा रहा है, ये क्लोज है पोर्शन, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक। अब सीकम से एक पार्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन अगर हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की, वो होता है कि हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन वेस्टिजियल हो गया है, देयर इज दैट इज नॉट यूज्ड इन अवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल। वेस्टिज जो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो हमारी बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है, बट दैट हैज बीन यूज्ड बाय अवर एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर इस ऑर्गन को यूज करते होंगे और इवोल्यूशन के टाइम पे ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ हमारी बॉडी में इसका यूज जो है वो एंड हो गया, खत्म हो गया। तो ये हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद आता है कोलोन। कोलोन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऊपर की तरफ, फिर ट्रांसवर्स एंड देन डिसेंडिंग। सो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ये 3 पार्ट होते हैं कोलोन के। कोलोन जो है वो ओपन होता है किसमें, रैक्टम के अंदर। रैक्टम बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है। रैक्टम के बाद आता है एनएस, उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर बॉडी से आउट हो जाते हैं। सो दिस इज जो यहाँ पर एक कोलोन की अगर हम बात करें, ओके, यहाँ पर जो सीकम होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि एक इस तरीके के रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है। जो माइक्रोब्स होते हैं उनको भी फायदा होता है, ह्यूमन बीइंग को भी उनकी प्रेजेंस से फायदा होता है। इस तरीके के म्यूचुअल बेनिफिट वाले रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। सो यहाँ पर सीकम के अंदर ये माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये मैंने कवर कर दिया कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट होते हैं। ये एनसीईआरटी में डिट्टो पिक्चर दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। दिस इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी वॉल्स कौन कौन सी होती हैं अलग अलग ऑर्गन के ऊपर इन दी एलिमेंट्री कैनाल, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे बॉडी में टीथ का क्या रोल है और वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो अगर आपको एनसीईआरटी कवर करनी है बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस, और मैं पूरी क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी को कवर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।